जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में जाकर के, ठीक है। और जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स मंगवाना है, तिरकी नोट्स मंगवाना है, तो आप नोट्स मंगवा सकते। कई पुस्तकों का निचोड़ ये नोट्स हैं, क्रमबद्ध टॉपिक हैं, साथ में ट्रिक भी है। सो दोस्तों, आप बाई पोस्ट अपने घर पर ये नोट्स मंगवा सकते। दो पार्ट में है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, ठीक है। तो आपको जिनको भी मंगवाना मंगवा सकते हैं। और जो भी हमारे मास्टर कैडर वाले साथी हैं वो मॉडल पेपर ले सकते हैं। मात्र 599 में 30 मॉडल पेपर हैं, ठीक है। और दोस्तों, यहां पर टीजीटी पीजीटी का कोर्स लॉन्च कर दिया गया। अब जिन भी साथियों के कोर्स मंगवाना है तो आप सभी मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी का कोर्स मात्र 1500 रुपए में है दोस्तों। 1500 में 12 महीने के लिए है आपके लिए। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का पूरा कोर्स है दोस्तों। संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, ठीक है। लाइव क्लास है, टॉपिक बाई टेस्ट भी हैं और डेली एक टेस्ट होता है वो भी है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट्स जो कि पैक होकर के जाना है, कल बाई पोस्ट जाएंगे, ठीक है। सो जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है, हिंदी साहित्य के एक 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, वो मात्र 599 की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ठीक है। ये नोट्स आप अपने घर पर बाई पोस्ट से मंगवा सकते हो। साथ ही मैंने आपको दोस्तों गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का बता दिया, वो नोट्स भी आप मंगवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सभी साथी आ चुके हैं। द्विवेदी काल के बारे में, द्विवेदी युग के बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, इसके बारे में आपको चयन करना है। वीडियो को शेयर भी कर देना। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इतना अच्छा क्वेश्चन है। सन 1900 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, या फिर दोस्तों 1903 से 1918, सभी लोग बताएंगे द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका जो उत्तर जा रहा है कि सर ये द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो क्या मानी जाती है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल प्रवीण कुमार जी, आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर द्विवेदी युग की समय सीमा मानी है। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता पा रहा है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं 1900 से 1918, ये बता रहे हैं कुछ लोग, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं। देखो अनिल कुमार जी भी, अनिल ठाकुर जी भी ये बता रहे हैं, वेरी गुड। और बताओ, ये एक ही तो लाइन लगी है, 1918, 1900 से 1918 द्विवेदी युग की समय सीमा ये मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ये लगा रहे बहुत सारे लोग, बहुत बढ़िया। जबकि दोस्तों आपको याद रख लेना है कि 1900 से 1920 मानी जाती है। ये आपको भूल में नहीं रहना है ना। 1900 से 1920 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 1900 से 1920, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या लगा रहे हैं? 1900 से 1918 लगा रहे हैं। याद रख लेना 1900 से 1920 मानी जाती है, ठीक है। भारतेंदु 1900 तक और 1900 से 1920। अब आप लोग थोड़ा सा यहां पर धोखा खा जाते हैं। कैसा? कि सर 1918 से तो छायावाद लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, 1918 से छायावाद की प्रवृत्तियां चालू हो जाती है, लेकिन ये 1920 तक ही माना जाता है। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? 2 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किसके नाम पर पड़ा, सभी लोग बताइए। जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दे फटाफट से। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, या फिर मैत्री शरण गुप्त के नाम पर? किसके नाम पर रखा गया? लाइक जरूर करें सभी साथी। तो लगभग सभी को पता है कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है जागरण। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई है इसकी, कई बार ट्रिक बताई है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो जागरण आपका यहां पर जागरण याद रख लेना, जागरण याद रखोगे। जागरण सुधार काल कहा है किसने?
मैंने याद करवाया था कि अगर आपके घर में नांग आ जाए तो आप सो जाओगे कि जागरण करोगे? बोले सर जागरण करेंगे, है ना। तो जागरण सुधार काल कौन कहेगा? डॉक्टर नगेंद्र। ये डी नंबर आपका सही है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रतिनिधि कवि बताना है। प्रतिनिधि संपूर्णतः आपको चयन करना है। श्रीधर पाठक हैं, हरिऔध हैं, मैत्री शरण। जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और कोर्स में एडमिशन लेना है तो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। 12 महीने के लिए इसकी वैलिडिटी है। टीजीटी पीजीटी वाले और भी जिनको भी हिंदी साहित्य पढ़ना है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर जा रहा है कि सर वो माने जाते मैत्री शरण गुप्त। यानी कि आपका जो है ये आपका जो सी नंबर है ये बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है कविता कामिनी कांत। कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा गया? 5 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी। कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा गया है? मैत्री शरण गुप्त के लिए, हरिऔध के लिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर के लिए। सभी लोग बताएंगे। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट से जल्दी से लाइक करें, शेयर भी कर दो। कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा गया? इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर के क्वेश्चन में और उत्तर जा रहा है आपका नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, नाथूराम शर्मा आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा गया? तो नाथूराम शर्मा, है ना, शंकर। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं 6 नंबर में। विश्वास मलिक जी चयन करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दें हमारे सभी साथी। बताइए द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? वीडियो को शेयर कर देना एक बार दोस्तों। इतना अच्छा क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस प्रश्न में। 6वां का प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार पूछा है द्विवेदी युग के। तो आपका राइट आंसर यहां पर चला जाता है कि सर सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में मुकुटधर पांडे, जिनका जन्म 1895 में हुआ था दोस्तों, इनका जन्म, है ना। और मुकुटधर पांडे की बात करें तो इन्होंने छायावाद शब्द का भी प्रयोग किया था, इन्होंने स्वच्छंदतावाद शब्द का भी प्रयोग किया था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना था और ये दोस्तों प्रगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। आपका उत्तर सी नंबर यहां पर ऑप्शन अनुसार सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में बिंदु लता जी चयन करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? कब से कब तक? 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918 या फिर 1930 से 1903 से 1920? जल्दी से बताइए। और जिन भी साथियों के नोट्स मंगवाना है अपने घर पर बाई पोस्ट, ये दोस्तों 599 के 3000 क्वेश्चन का है और ऐसे 2 पार्ट हैं जो आपके लिए हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन आप मंगवा सकते हो। ऐसे 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो जिनको भी मंगवाना है बिल्कुल भी दोस्तों संपर्क करें, है ना। और यहां पर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आपका पता है कि सर आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? द्वितीय उत्थान का समय शुक्ल जी का पूछ रहे, रामचंद्र शुक्ल जी का द्वितीय उत्थान का समय। तो आपका यहां पर राइट आंसर है कि सर ये द्वितीय उत्थान का समय मानते हैं 1893 से 1918, 1893 से 1918 मानते हैं। कौन? शुक्ल जी। तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। शुक्ल जी की बात है, द्वितीय उत्थान का समय माना है इन्होंने। क्या समय माना द्वितीय उत्थान का? तो 1893 से 1918। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखो, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अधिकार खोकर बैठना दिनकर हैं, मैत्री शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। 8 नंबर के क्वेश्चन में लाइक जरूर कर दें सभी साथी। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? चयन करिए। बहुत ही बढ़िया सेशन दोस्तों, रोज रात्रि 9 बजे एक बढ़िया प्रैक्टिस यहां पर अपन करते हैं, है ना, अध्ययन करते हैं। सभी लोग दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहें, ठीक है, और पढ़ते रहें। तो यहां पर 8 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकार खोकर बैठना
यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? 8 का उत्तर, और 8 का उत्तर चला गया कि सर मैत्रेय गुप्त हैं। यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 9 नंबर का क्वेश्चन है। भारत भारती का प्रकाशन बताना है, ये किस वर्ष में हुआ है? 1912, 1914, 16 या फिर 1918 में? भारत भारती का प्रकाशन बताइए जल्दी से। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। 9 नंबर का क्वेश्चन भारत भारती दोस्तों। और मैंने आपको कई बार बताया कि मां भारती को बारंबार प्रणाम या 12 बार प्रणाम। तो 1912 इसका रचना काल है। ये नंबर आपका सही है। ठीक है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। कौन माना जाता है स्वच्छंदतावाद का कवि? शिल्पा जी बताइए, अरविंद जी। लाइक जरूर कर देना दोस्तों। 9 बजे रात्रि 9 बजे क्लास जरूर होती है और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, अच्छा मौका है, आप सभी साथी एडमिशन लेकर के अध्ययन करें दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से बताएं यहां पर हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन है? स्वच्छंदतावाद का कवि कौन है बताएं। स्वच्छंदतावाद का कवि आपसे पूछा है और सभी साथी बता रहे कि सर स्वच्छंदतावाद के जो कवि माने जाते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर में आपका दोस्तों श्रीधर पाठक सही हो जाएगा। यहां पर सी नंबर सही हो जाएगा। वैसे तो रामनरेश त्रिपाठी भी स्वच्छंदतावादी हैं, लेकिन जब यहां पर श्रीधर पाठक दिया है तो अपन श्रीधर पाठक लगा देंगे, यहां पर सी नंबर लगा देंगे, क्योंकि श्रीधर पाठक ही स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तब यहां पर आपको सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा अवतरण किसने लिखा है बताओ? 11 नंबर में गंगा अवतरण पूछ लिया गया आपका। तन्मय शर्मा जी जल्दी से बताइए, शेयर कर दीजिए। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है आराम से एडमिशन लीजिए दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत, कल से ये टॉपिक चालू हो जाएगा। 5 वाली क्लास में चालू हो जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत, और 6:30 वाली क्लास में कल से नाटक चालू होने वाला दोस्तों, है ना। और नाटक की स्टार्टिंग से ही पिछली बार मैं बताऊंगा आपको टीजीटी में एक क्वेश्चन आ गया था, स्टार्टिंग से ही, जस्ट स्टार्ट से ही आया था, है ना। तो यहां पर आपको गंगा अवतरण बताना 11 नंबर का क्वेश्चन है, और 11 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जाता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि ये नंबर आपका सही है। ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा दोस्तों? 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी भी कुछ नहीं गया, जिनको भी एडमिशन लेना है आप लोग एडमिशन लेकर के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी भी दोस्तों अध्ययन अपना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, और नॉर्मल फीस है, बहुत अच्छी फीस है, और मजा आएगा आपको पढ़ने में, मात्र 1500 रुपए में। ठीक है, याद रख लेना। हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा, ये आपसे पूछा है 12 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर यहां पर जा रहा है कि सर ये हिंदी शब्दानुशासन की बात कर रहे हो। 12 नंबर में हिंदी शब्दानुशासन पूछा है। अब यहां पर दोस्तों शब्दानुशासन नहीं पूछा है, ये शब्दानुशासन अलग है और हिंदी शब्दानुशासन अलग है। अब देखो, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, और हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? सब लोगों ने सी लगा दिया, तो आपको याद रख लेना है कि प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। इन्होंने हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ लिखा था। जबकि किशोरीदास वाजपेयी की बात करें तो इन्होंने हिंदी शब्दानुशासन लिखा था, इसलिए तो इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को, ये हिंदी व्याकरण के पाणिनि है, और प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं हेमचंद्र। लेकिन यहां पर आपसे क्वेश्चन हिंदी शब्दानुशासन पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर है, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, बी नंबर आपका यहां पर किशोरीदास वाजपेयी लगा देना। ठीक है, ये याद रख लेना। उद्धव शतक की रचनाकार कौन है? उद्धव शतक की किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना, फटाफट से बताइए, शेयर कर दीजिए। उद्धव शतक के लेखक कौन है? रत्नाकर हैं, सूरदास हैं, नंददास हैं, या फिर सेवाराम हैं? बताइए, वीडियो को शेयर करिए और जल्दी से। उद्धव शतक के लेखक कौन है? उद्धव शतक के लेखक बताना है, और ये उद्धव शतक तो कई बार पूछी गई रचना है दोस्तों। जल्दी से शेयर करें। 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 मीरा का चक्कर है,
और 13 का चक्कर में उद्धव शतक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये नंबर आपने बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? किसकी रचना रसज्ञ रंजन कहा गया? किसकी रचना दोस्तों रसज्ञ रंजन कहा गया? ये आपको 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 किसकी रचना को कहा गया, इस प्रकार से पूछा है, तो बताइए। रसज्ञ रंजन, ये रचना भी पूछी जाती है, किसकी है बताओ? सुनीता जी, प्रियंका जी, मंजू जी, रिया जी, सभी लोग, दीप्ति जी। वीडियो को लाइक करते चलना, शेयर करते जाना सभी साथी। डॉक्टर सत्येंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध या फिर मैत्री शरण गुप्त, ये 14 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है और आपका उत्तर है कि सर रसज्ञ रंजन यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 1864 में जन्म हुआ था दोस्तों इनका, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, उसके बाद दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति बताना 15 नंबर में। गगन दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्ति किसकी है? कहां से ली गई है? साकेत से, यशोधरा, प्रिय प्रवास या फिर भारत भारती से? कहां से ली गई? रामेंद्र जी, प्रियंका जी, नीलम वर्मा जी। 15 नंबर का क्वेश्चन है और 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही आंसर कौन कौन बता रहा है देखते हैं। पूनम जी बताइए, वंदना जी, निकिता जी। राइट आंसर है कि सर दिवस का अवसान समीप था, ये याद कर लेना है। प्रिय प्रवास कहां पर समीप था? बोले प्रिय के प्रवास पर दिवस का अवसान समीप था। ठीक है, बहुत बढ़िया। गर्भ रंडा रहस्य, इस नामक प्रसिद्धि के दोस्तों एक कविता जो है ये किसकी है बताइए? गर्भ रंडा रहस्य, बहुत ही बढ़िया पंक्ति, एक कृति आपसे पूछी गई है। इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरल क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपको शेयर जरूर कर देना। गर्भ रंडा रहस्य नामक प्रसिद्ध व्यंग्य कविता के रचनाकार कौन है? व्यंग्य कविता के रचनाकार बताना है। सत्यनारायण कविरत्न है, नाथुराम शर्मा शंकर है, राय देवी प्रसाद पूर्ण है या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है? इतना अच्छा क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है और 16 नंबर के क्वेश्चन में बोले सर कौन है, जल्दी से बताइए। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। गर्भ रंडा नाथुराम, बोले सर गर्भ में कौन आ गया? नाथुराम आ गया, गर्भ में नाथुराम, गर्भ में नाथुराम। ठीक है, बोले तुम्हारे गर्भ में कौन है? बोले नाथुराम, नाथुराम। श्रीधर पाठक को किस कृति के आधार पर शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक कहा है? बहुत बढ़िया, ये भी अपन को याद रख लेना कि श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने माना, लेकिन किस कृति के आधार पर माना ये भी आपको पता होनी चाहिए। निशा वर्मा जी बताइए, बताइए। सोमपाल सिंह जी चयन करिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। श्रीधर पाठक को किस कृति के आधार पर शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक कहा है? 17 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर वो इनकी कृति है कौन सी? कश्मीर सुषमा है क्या? 17 में देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है, कौन कौन। यहां पर आपका हेमंत गुणवंत दोस्तों, इस रचना के आधार पर डी नंबर आपका सही है। हेमंत गुणवंत कुरैशी जी, हेमंत गुणवंत के आधार पर शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी धारा का कवि माना, डी नंबर आपका सही है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? 18 में चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? गुप्त जी का है, माखनलाल जी का है या फिर ये तो लगभग सभी से बनेगा। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक कर दो जल्दी से मास्टर अधिगम जी। और यहां पर चिरगांव बोले सर मैत्री शरण गुप्त का, चिरगांव जिला झांसी। ठीक है, याद कर लेना 1886, चिरगांव जिला झांसी 1886। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन 19 नंबर में। 19 में बताइए मीना सिंह जी। दोस्तों लाइक जरूर कर देना। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना या एडमिशन लेना है बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, आपको एडमिशन भी ले लेना है और नोट्स भी मंगवाना तो नोट्स भी मंगवा सकते हो। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वैदेही वनवास है, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर भारत भारती, कौन सा माना जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा 19 नंबर में, तो आपका उत्तर है कि सर प्रिय प्रवास है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसे दोस्तों नहीं माना है। किसको? प्रिय प्रवास को। महाकाव्य नहीं मानते वो। ठीक है, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, रचना काल क्या है, ये भी आप लोग बता दो जल्दी से। बी नंबर में तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज,
ये 20 नंबर की पंक्ति, 20 नंबर के क्वेश्चन की पंक्ति बताना है। तुम्ही अन्नदाता भारत भक्त भारत के दोस्तों सचमुच बैलराज महाराज, इसमें से आपको चयन करना है बैलराज महाराज की जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति आपको बताना है 20 नंबर के क्वेश्चन में। तब आपका राइट आंसर आपने बताया कि सर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। 17 सर्ग है प्रिय, बोले सर हमारी प्रिय 17 साल की है। गाना नहीं सुना वो आप लोगों ने, मैं 17 बरस का तू 16 बरस की, है ना। तो प्रिय बोले सर 17, ठीक है, इसको याद कर लेना, या ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, प्रिय के साथ 17 वर्ष रहे, ठीक है। रस कलश नामक काव्य कृति किसकी है, रस कलश नामक काव्य कृति बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। रस कलश बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रस कलश। और दोस्तों चयन करिए फटाफट, नायिका भेद संबंधी रचना मानी जाती है रस कलश। पूनम जी, कार्तिक जी, लवली जी बताइए, उमा जी वीडियो को लाइक कर देना। 21 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 21 में उत्तर चला जाएगा कि सर ये जो रस कलश रचना है, ये रस कलश हरिऔध की रचना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी प्रथम रचना मानी जाती है दोस्तों कृष्ण शतक, कृष्ण शतक। और द्वितीय रचना इनकी रस कलश है बी नंबर, है ना। तो आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सगत सार है। जगत सच्चाई सार, एक कविता के रचयिता कौन है, 22 नंबर में जगत सच्चाई सार, इस नंबर में क्वेश्चन बताना। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फटाफट से, शेयर कर दो जल्दी जल्दी से दोस्तों। अशोक जी फटाफट से, किरण जी, रोशनी जी, मलकित जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ये अपन को याद कर लेना है ना। तो यहां पर जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है, 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 में आपका उत्तर है कि सर जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक। अब बताओ जगत की सच्चाई का सार किसको पता चलेगा, जो पाठक है, जो पढ़ता है उसी को तो चलेगा। तो पाठक गण को पता चलता है श्रीधर पाठक। बी नंबर, किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, 23 नंबर में किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ, साकेत पर, यशोधरा, भारत भारती, या फिर इनमें से कोई नहीं, सभी लोग बताएं जल्दी से। प्रमोद जी, रोशनी जी, अरविंद कुमार जी, किस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार हुआ है। और 23 नंबर का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर चला जाएगा कि सर साकेत पर, साकेत पर, ये नंबर आपका सही है। साकेत पर मिल गया मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, ये नंबर आपका राइट आंसर चला गया। साकेत 1931 का, ये दोस्तों क्या है 1931 का ये महाकाव्य माना जाता है। तो आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। किसान की रचनाकार कौन है, किसान, किसान एक किसकी कृति है। कई बार अपन ने ट्रिक से भी इसको याद किया है, वंदना जी, परमिंदर जी, है ना, जसपाल जी, पुष्पा जी, विश्वास जी, कि किसान क्या बोता है, मेथी बोता है, मेथी। किसान बोता है मेथी की नहीं, बोले सर किसान बोता है मेथी, या व्यापारी बोता है, बोले नहीं सर व्यापारी नहीं, किसान, किसान जो है वो मेथी बोता है। तो मेथी से मैत्रीषण गुप्त, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मृत्युंजय नामक काव्य कृति है दोस्तों, काव्य कृति किसकी है, मृत्युंजय, बहुत बढ़िया पूछी जाती है मृत्युंजय, तो कई बार पूछी गई। सभी लोग बताएं, वीडियो को लाइक भी करें फटाफट से, शेयर करना है दोस्तों। मृत्युंजय काव्य कृति की रचनाकार कौन है, नाथुराम शर्मा, राय देवी प्रसाद पूर्ण, सभी लोग बताएंगे सत्यनारायण कविरत्न, देवी दत्त शुक्ल। तो आपका मृत्युंजय यानी 25 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर चला गया कि सर हम तो मृत्युंजय की राय देवी, काय की राय देवी, मृत्युंजय की, मृत्युंजय की राय देवी, बी नंबर बिल्कुल सही है। रामचरित चिंतामणि, रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध कृति किसकी है, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, प्रबंध काव्य है ये, है ना, रामचरित चिंतामणि। इसके रचनाकार कौन है, राहुल राज जी, सभी लोग बताएं जल्दी से। माया राम जी, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो फटाफट से। जिनको भी नोट्स मंगवाना है संपर्क करें, जिनको भी एडमिशन लेना है ऐप डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये 1500 का कोर्स है, सबसे सस्ता कोर्स है दोस्तों अभी तक का, ठीक है। आप बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे अच्छा अच्छा सब लोग पढ़ाते हैं, सब संस्थान में जाके देखना दोस्तों, एक से बढ़ के एक टीचर है इस दुनिया में, है ना। हमसे भी बढ़कर बहुत अच्छे टीचर हैं, कई से बढ़ के कई टीचर हैं, लेकिन आपको समझने की बात है कि आपको किसका पढ़ाया समझ में आता है, क्योंकि भांति भांति के लोग हैं दोस्तों, है ना, और बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान वाले भी दोस्तों टीचर हैं। अब आपको कहां समझ में आता, किस प्रकार से समझ में आता, ये आपकी धारणा होती है
है ना। अगर दोस्तों पैसों की बात करें तो सबसे नॉर्मल और सबसे कम फीस सेल्फ स्टडी क्लासेस में है, 5,000 10,000 फीस है। आपने पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, कई स्टूडेंट बताते कि सर हमने 10,000 में क्लास ली है, 10,000 में क्लास ली लेकिन मजा नहीं आ रहा, है ना। तो ऐसा होता है दोस्तों। यहां पर रामचरित उपाध्याय की रचना सी नंबर सही है। साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा, 27 नंबर का क्वेश्चन है। जीवनवादी सभी लोग बताए, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन में सभी को आंसर बताना है। साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा है, सभी लोग बताएंगे। और एक बार लाइक भी कर देना सभी साथी, शेयर कर देना फटाफट से, जल्दी से, जल्दी जल्दी से। फटाफट से चयन करना। साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा है, जीवनवादी काव्य बताना रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं कि सर साकेत को जीवनवादी काव्य कहने वाले जो हैं वो है कौन, डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है। 28 का क्वेश्चन सभी बताएंगे। इतिवृत्तात्मकता किस युग की, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। भारतेंदु युग की है, द्विवेदी युग की है, छायावाद की है या फिर प्रगतिवाद की है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। चयन करिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो दोस्तों। बहुत अच्छे से पढ़ना है, मस्त तरीके से अध्ययन करना है, निरंतर प्रैक्टिस करना है, पढ़ते रहना है। 28 नंबर का क्वेश्चन है और 28 नंबर के क्वेश्चन में इतिवृत्तात्मकता ये मानी जाती है। इतिवृत्तात्मकता मतलब होता है वस्तु वर्णन, यानी कि आपका जो द्विवेदी युग है बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर आते हैं दोस्तों, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है। ये उक्ति बताना 29 नंबर के क्वेश्चन में, बताइए। मैत्री शरण गुप्त की है, रामचंद्र शुक्ल की है, बाल मुकुंद गुप्त की या फिर हरियोध की है। 29 नंबर के क्वेश्चन में बताइए। कृष्णा जी, मंजू, बीनू जी, सुनैना वर्मा जी 29 में शेयर करिए और फटाफट से। 29 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका उत्तर यहां पर क्या जा रहा है, कविता करके तुलसी न लसे, तुलसी, तो सभी लोग बता रहे हैं कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है हरियोध की, हरियोध की डी नंबर। हरि गीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है, हरि गीतिका का बादशाह 30 नंबर का क्वेश्चन है। हरि गीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है। इतना अच्छा सेशन आपका रोज रात्रि 9 बजे चलता है और ये कंटिन्यू दोस्तों आप लोगों के लिए लाया जाता है, फ्री क्लास के माध्यम से लाया जाता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हरि गीतिका का बादशाह है। और यहां पर जो भी कमेंट करता है दोस्तों वो पूर्णतः बहुत अच्छा कमेंट करे। और अगर आपका कमेंट थोड़ा सा भी गड़बड़ आता है तो ये ऐप में ऐसा सिस्टम है कि आपको शहीद कर दिया जाता है। आपका जो कमेंट है वो सम्मानजनक अगर नहीं आएगा, क्योंकि आपके जब आप कमेंट करते हो तो पहले ही आपके लिए एक दोस्तों उसमें क्लिक करना पड़ता है कि आपको सम्मानजनक टिप्पणी करना है। उसके अलावा अगर सम्मानजनक टिप्पणी नहीं करते आप तो आपको शहीद कर दिया जाता है, यानी कि ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसा सिस्टम ऐप पर है ना, ये अपने दोस्तों चैनल पर है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग लाइफ टाइम तक जुड़े रहना चाहते, पढ़ना चाहते हैं तो सम्मान पूर्वक और सम्मानजनक टिप्पणी यहाँ पर करना है। नहीं, क्योंकि बहुत सारे साथी आते हैं जो दोस्तों सिर्फ इसी के लिए आते हैं, है ना। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हरि गीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है और 30 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर वो कहा जाता है किसको, हरि गीतिका का बादशाह मैत्री शरण गुप्त, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर आता है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली किस युग में प्रतिष्ठित हुई है, बताइए। सभी लोग बताएंगे काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली किस युग में प्रतिष्ठित हुई है। राजीव जी बताओ, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद में या फिर प्रगतिवाद में। चयन करिए, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। बंदना जी बताएं, शैलेंद्र जी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली किस युग में प्रतिष्ठित हुई। ये आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है और 31 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या जा रहा है बताइए। 31 नंबर में, 31 नंबर में आपको बताना है दोस्तों,
आपको पता है कि सर भारतेंदु युग में काव्य की भाषा बनी रही कौन सी दोस्तों? आपकी ब्रज भाषा। लेकिन द्विवेदी युग में काव्य की भाषा बन गई कौन? खड़ी बोली। खड़ी बोली आपको याद रख लेना। तो द्विवेदी युग में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली दोस्तों प्रतिष्ठित यहां पर हो चुकी थी, है ना। तो यहां पर आपका बी नंबर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, पोप के एसे ऑन क्रिटिज्म का समालोचना दर्श नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये बताना है 32 नंबर के क्वेश्चन में। श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। पोप के एसे ऑन क्रिटिज्म का समालोचना दर्श नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लेना और मात्र 1500 रुपए में दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, 32 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर यहां पर चला जाता है कि सर वो किया था किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर। सी नंबर आपका सही है। सी नंबर बहुत बढ़िया है ना। सुरम्य रम्य रस राशि रंजते, ये पंक्ति किसकी है? सुरम्य रम्य रस राशि रंजते, 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ये पंक्ति किसकी है? सभी से बनेगा लगभग। उमा देवी, कल्पना जी, परमिंदर जी, कृष्णा सिंह जी। सुरम्य रम्य इस राशि रस राशि रंजते, बहुत बढ़िया। निष्ठा जी ने बता दिया कि सर ये जो पंक्ति है सुरम्य रम्य रस राशि रंजते, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। ये नंबर आपका सही चला गया। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड आंसर बता रहे हो आप लोग। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर आते हैं। कवि सम्राट की उपाधि किससे मिली है दोस्तों? कवि सम्राट की उपाधि किससे मिली है दोस्तों? हर संभव पढ़ाने का प्रयास आपके लिए किया जाता है। आप लोग हर संभव बहुत अच्छे से पढ़ें। कवि सम्राट की उपाधि किससे मिली है? कवि सम्राट की उपाधि किससे मिली है? सभी लोग बताएंगे और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, बताइए कवि सम्राट की उपाधि किससे मिली है? और आप सभी का आंसर जा रहा है कि सर कवि सम्राट की आप बात करोगे तो कवि सम्राट की जो उपाधि मिली है वो मिली है किसको मिली है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, कवि सम्राट की उपाधि। और आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर वो मिली है किसको? हरिऔध जी को। हरिऔध यानी कि डी नंबर। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों, 1865 में इनका जन्म हुआ था। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी माने जाते हैं हरिऔध जी। ठीक है, गोल्ड स्मिथ की पुस्तक डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। गोल्ड स्मिथ की पुस्तक डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया है? अंजू कनौजिया जी, बताइए किसने किया है? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है तो शेयर तो बनता है दोस्तों। अपने मित्रों को जरूर बताएं कि एक अभ्यास आपके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास चलता है। ठीक है, रश्मि पाठक जी बताइए, है ना। गोल्ड स्मिथ की पुस्तक डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया है? तो आपका उत्तर चला गया कि सर श्रीधर पाठक ने किया है। ये नंबर आपका किस भाषा में किया? ये भी बता दो जल्दी से, किस भाषा में किया है बताइए। कौन कौन? बहुत बढ़िया, सरोज जी, किस भाषा में किया है बताइए फटाफट से, ये भी बता दो। डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किस भाषा में किया? चयन करिए। उसके बाद द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं दोस्तों। तो यहां पर प्रगीतकार के बारे में 36 नंबर के क्वेश्चन में फिर से यहां पर आपसे पूछ लिया गया है 36 में कि सर मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? जयद्रथ वध का रचना काल भी बता देना। जयद्रथ वध का रचना काल भी बताना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सुनैना जी, ये प्रश्न बुक में नहीं मिलेंगे, वो प्रश्न दूसरे ही रहेंगे। उस वाली बुक 599 वाली बुक वो अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 नंबर के क्वेश्चन में सभी बताएंगे जल्दी से। जयद्रथ वध, तो जयद्रथ वध दोस्तों एक खंड काव्य माना जाता है। बी नंबर आपका सही है। रचना काल बताइए जयद्रथ वध का, देखते हैं कौन बता रहा है।
रचना काल बताना है दोस्तों, सभी साथी बताइए, लाइक करिए। और बहुत बढ़िया, नीतू जी ने बताया है कि सर इसका रचना काल 1910 है, याद भी करते जाना दोस्तों, ठीक है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत भारती 1912 की रचना है मैथिली शरण गुप्त की, जिसके कारण दोस्तों इन भारत भारती की प्रसिद्धि के कारण महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, ठीक है। उसके बाद भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा, ये आपको बताना। 1912 की रचना है भारत भारती। मां भारती को 12 बार प्रणाम। 38 नंबर का क्वेश्चन, और 38 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को बताना उत्तर चला जाता है कि सर वो रूपरेखा है, राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। भी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। पूजा फूल नामक काव्य कृति के रचनाकार 39, पूजा फूल बताइए प्रीति जी। और सभी साथी दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर कर दें अपने साथियों को, ठीक है। और यहां पर पूजा फूल नामक काव्य कृति के रचनाकार पूछा, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आनंद जी बताइए, है ना। सभी लोग चयन करिए दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ रहिए, ठीक है। और यहां पर पूजा फूल नामक काव्य कृति, इसके रचनाकार कौन है? 39 नंबर का क्वेश्चन है। और 39 में सभी लोग बता रहे कि सर पूजा के फूल हम मुकुट में लगाएंगे। काय में लगाना? मुकुट में लगाना पूजा के फूल। तो मुकुटधर पांडे ये नंबर, ठीक है, वेरी गुड। इतना बढ़िया, अच्छा अध्ययन आपका चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो। किसे कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है? बहुत अच्छा नया क्वेश्चन, किसे कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है? बताइए अंश जी, ममता जी बताइए, सरिता जी, रेखा जी, कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है? सोनू जी, राय देवी प्रसाद पूर्ण को, हरिऔध को, मैथिली शरण गुप्त को, या फिर गया प्रसाद शुक्ल शनेही को। 40 का क्वेश्चन विश्वास जी बताएं, राहुल राज जी, राजू जी, किसे कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है? 40 का इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और देखते हैं कौन कौन सही बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर कवि सम्मेलन तो गया, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। डी नंबर, इन्हें कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है। हरि गीतिका का बादशाह मैथिली शरण गुप्त को, लेकिन कवि सम्मेलनों का बादशाह गया प्रसाद, ठीक है। ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि को मिली थी दोस्तों? ब्रज कोकिल की उपाधि बताना है। शेयर तो बनता है, हमारे जितने भी साथी हैं शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। ब्रज कोकिल की उपाधि आपको बताना। इतना बढ़िया सेशन, इतना बढ़िया अध्ययन आपका चलता है कि दोस्तों सभी साथी नए नए प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपको यहां पर मिल रहे हैं। अभ्यास चल रहा है ना। प्रश्न कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो, ठीक है। तो ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि को मिली है? 41 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर चला जाता है सत्यनारायण कविरत्न, इन्हें ब्रज कोकिल की उपाधि मिली। यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया? 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सही बताएगा। यहां पर किस कवि को बनाया गया हिंदी सम्मेलन का सभापति? राजीव जी, पिंकी जी, सभी लोग बताएंगे। सरोज जी, बिंदु बाला जी, बिंदु लता जी, हाँ, भ्रमर दूत है सत्यनारायण कविरत्न की रचना। आनंद जी, आपका राइट आंसर यहां पर जा रहा है कि सर ये द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया? तो वो बनाया गया हरिऔध जी को। किसको बनाया गया? हरिऔध, यानी सी नंबर आपका यहां पर सही हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। पंक्ति किसकी है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रीति जी बताइए, अशोक जी प्रजापति चयन करिए। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, और महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति का चयन करना है। अंजू जी, कमला जी, सरोज जी, सुनैना जी, नीलम जी। और 43 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर जा रहा है कि सर मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद। यानी आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। आरुषि जी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ये जो पंक्ति बताना है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति बताना है दोस्तों। कहां से ली गई? साथ ही उस रचना का रचना काल बताना है, काव्य रूप भी बताना है, काव्य रूप क्या है। आयुषी बताइए जल्दी से, सत्येंद्र जी,
चयन करिए। अंश जी, शिल्पा जी, कमला जी, सभी को बताना है। पूजा जी, राखी जी, नीलम जी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और ये पंक्ति किसकी है? काव्य रूप भी बताइए, रचना काल भी बताइए। तो यशोधरा तो आपने लगा दिया कि सर यशोधरा मैत्री शरण गुप्त की रचना है, ठीक है, ये बी नंबर है। आपको बताना है वियुक्ता पत्नी से संबंधित रचना है। रचना काल क्या है, काव्य रूप क्या है, मिलन खंड काव्य के किसने लिखा? मिलन जो खंड काव्य है दोस्तों, बताइए। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, अपन ने ट्रिक बनाई थी ना, मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा। सो मिलन, पथिक और स्वप्न इनके खंड काव्य हैं। मानसी इनका दोस्तों फुटकल कविताओं का संग्रह माना जाता है ना। अब आपको यहां पर याद रख लेना मिलन खंड काव्य किसका है, तो आपका उत्तर हो जाता है कि सर हमें मिलन के त्रिपाठ पढ़ना है, 3 पाठ पढ़ना है। ये राम नरेश त्रिपाठी, याद कर लेना दोस्तों। इनका जन्म भी हुआ था 1889 में। द्विवेदी युग के एक सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, ठीक है। ये नंबर आपका सही है। मिलन, स्वप्न और पथिक ये इनके खंड काव्य त्रिपाठी जी के, ठीक है। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, ये पंक्ति किसकी है? रामचरितोपाध्याय, मैत्री शरण गुप्त की है या फिर किसकी है, ये आपको बताना है। 46 नंबर का क्वेश्चन है। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। अब यहां पर मैं आपको दो ऑप्शन और दिखा रहा हूं। 2 ऑप्शन और देख करके आप थोड़ा सा दिमाग हिला के लगाना। सत्यनारायण कविरत्न की पंक्ति है, गोपाल शरण सिंह नेपाली की पंक्ति है। 46 नंबर का क्वेश्चन है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका सभी लोगों का आंसर कौन बता रहा है कि सर ये जो पंक्ति है ठाकुर गोपाल शरण सिंह नेपाली, डी नंबर आपका सही है, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर। कालिदास की निरंकुशता किसने लिखा है? ग्रंथ बताइए। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता ये बताइए दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अरविंद राज जी बताइए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी। जिनको भी एडमिशन लेना देर नहीं करना दोस्तों, है ना। कल से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत विस्तृत अध्ययन चालू हो रहा है पेड क्लास में, ठीक है। तो अभी ज्यादा सिलेबस निकला नहीं है, आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन में कालिदास की निरंकुशता ये जो रचना है, ये रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये नंबर आपका सही है। बहुत बढ़िया। गुणवंत हेमंत ये किसकी रचना है? अभी अपन ने पढ़ा था कि सर गुणवंत हेमंत के कारण उस कवि को स्वच्छंदतावाद के रूप में दोस्तों स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना गया। तो वो रचना किसकी है? गुणवंत हेमंत। 48 नंबर के क्वेश्चन में गुणवंत हेमंत के रचनाकार कौन है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी साथी शेयर भी कर दें। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय, मैत्री शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो गुणवंत हेमंत में सभी लोग बता रहे कि सर श्रीधर पाठक। इसी रचना के कारण श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, श्रीधर पाठक जी। कुणाल ये किसने लिखा दोस्तों? डॉक्टर सत्येंद्र ने, बनारसीदास, राय देवी प्रसाद, पूर्ण अंबिका दत्त व्यास ने। अच्छा क्वेश्चन है। संगीता जी गौतम बताइए, राजेश जी, इट्स RH जी। 49 नंबर का क्वेश्चन है। 49 नंबर के क्वेश्चन में ये कुणाल किसने लिखा? कुणाल किसने लिखा है ये बताइए। कृति किसने लिखी है दोस्तों 49 में? और आपका उत्तर चला गया कि सर ये डॉक्टर सत्येंद्र, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? ये तो आपको पता है कि सर गंगा अवतरण के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये भी आपको पता होनी चाहिए कि सर ये जो गंगा अवतरण है ये किस छंद में लिखा गया है, ये आपको बताना है, चयन करना है। रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, सभी साथी जुड़े रहें। 50 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो रहा है रोला, यानी ये नंबर आपका सही है। रोला आपका राइट आंसर है। श्री तिलक वंदना ये किसने लिखा? श्री तिलक वंदना किसने लिखा? 51 नंबर में श्री तिलक वंदना। इसके रचनाकार कौन है? नाथुराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक। बताइए प्रेम जी, बताइए जल्दी से। दीप्ति जी, मालती देवी जी, अरविंद जी, अंजू जी, दिव्या जी पाल। और श्री तिलक वंदना किसने लिखा? 51 नंबर का क्वेश्चन। इसका उत्तर आपको कमेंट में ही लिखना है, हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में लिखना है। श्री तिलक वंदना ये दोस्तों जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है?
ये आपको ही बताना है। ठीक है, हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों जो सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े हैं, आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, और वीडियो को अपन को दोस्तों लाइक भी करना है, शेयर भी कर देना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ये सेशन चलता है दोस्तों इसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दोस्तों अध्ययन करना है, पढ़ते जाना है और लगे रहना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ये सेशन। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना है यहां पर। है ना, इस प्रकार से अपन को याद करना है। और जिन भी साथियों ने दोस्तों ठीक है सेल्फ स्टडी क्लासेस जो है ऐप डाउनलोड जरूर करें। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आपसे पूछी गई थी, ये जो पंक्ति दोस्तों आपकी गोपाल शरण से नेपाली, सही है। ठीक है, तो अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। और दोस्तों किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट्स लगता है तो आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, जरूर बताएं, आप अपने डाउट्स को क्लियर करें। कहीं भी अगर आपको डाउट्स लगे तो आप लोग बताया करिए, है ना। और दोस्तों ग्रुप में बता दिया करिए। ठीक है, अध्ययन करते रहिए निरंतर। सेल्फ स्टडी क्लासेस को भी दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ना है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सभी साथी दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन लें, अध्ययन करें। ठीक है, और पढ़े रहें, इसी प्रकार से पढ़ते रहें। अच्छा, वेद ने तो भी, अच्छा अच्छा, ये 46 नंबर की पंक्ति पूछी गई है दोस्तों। वेद ने तो भी भली बनी, ये पूरा है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, ये पंक्ति पूछी गई है। इसके लिए आप लोग बोल रहे हैं चार, आपके दो रामचरितोपाध्याय एक विकल्प है। ठीक है दोस्तों, इसको सुधार लो। ये आपको याद रख लेना है, ये साकेत से ली गई पंक्ति है, इसको सुधार लो। ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये बी नंबर ही सही है। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, इसको सुधार लो साथियों। बी नंबर इसको सही कर लो आप। 46 नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, 46 नंबर का बी नंबर कर दो। ठीक है, ये साकेत से पंक्ति ली गई है दोस्तों। साकेत अपन ने देखा कि साकेत भी दोस्तों एक वियुक्ता पत्नी से। बी नंबर सुधार लो, मैत्री शरण गुप्ता आपका सही है। ठीक है, हाँ ये साकेत लगा लो, बी नंबर आपका राइट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों अध्ययन करें। ऐप में टेस्ट सीरीज नहीं खोल पा रही है, क्यों नहीं खोल पा रही भैया? ऐप में जाओ, कोर्स पर क्लिक करो, कंटेंट पर क्लिक करो, कंटेंट पर क्लिक करो और दोस्तों वहां पर एक फोल्डर है डेली टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो डेली टेस्ट सीरीज में दोस्तों आप जाकर के उसमें अध्ययन कर सकते हो, उसमें टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, और कोई किसी प्रश्न में डाउट्स तो नहीं है? किसी प्रश्न में किसी को डाउट्स तो नहीं है अब? ठीक है, चले तो सभी साथी अध्ययन करें, इसी प्रकार से लगे रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, ऐप पर टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है, ऐप पर टेस्ट पर क्लिक करो, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पर क्लिक करो और थोड़ा सा जाओगे तो वहां पर आई हैव रीड लिखा है। आई हैव रीड के बाजू में एक छोटा सा बटन है, उस पर क्लिक करो। अटेम्प्ट का जो ऑप्शन है वो आपका खुल जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट वाला,
अटेम्प्ट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों ये आपका टेस्ट जो है वो चलने लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से ऐप में अगर, ठीक है, तो ये टेस्ट आपका दोस्तों खुल जाएगा और आप टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, एडमिशन जिनको लेना है वो एडमिशन लें। और दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही। जय हिंद।